चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। तो इस चैप्टर के अंदर 11th में जो हमने थ्योरी करी थी पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी वो सारी थ्योरी अब हमारे काम में आने वाली है। चलो तो स्टार्टिंग से देखते हैं इस चैप्टर को। जो पार्टनरशिप होती है वो दो या दो से ज्यादा जो पर्सन होते हैं वो मिलकर आपस में स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। अकेला ही इंसान तो कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर ही नहीं सकता है। तो पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा स्टार्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। अब स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कहता है, हमारा चैप्टर क्या क्या कहेगा बोलेगा। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ ए सोल ट्रेडर। जो अपनी सोल ट्रेडर होती थी उसके अंदर काफी सारी लिमिटेशन थी, हुआ करती थी हमारी, कि भाई जो सोल ट्रेडर होता था उसके पास कैपिटल लिमिटेड होती थी। इन ए सोल ट्रेडिंग कॉन्सर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल, सिर्फ अकेला इंसान कैपिटल इन्वेस्ट करता था। अंडरटेक्स वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल अंडरटेक्स द रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड कंट्रोल द होल बिजनेस। जब हमारी सोल ट्रेडर हुआ करती थी, जब अकेला इंसान बिजनेस किया करता था तो अकेला ही कंट्रोल किया करता था बिजनेस को। द होल अफेयर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल भी क्योंकि उसकी अकेले की होती थी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी उस अकेले का होता था। और जो कंट्रोल्स होते थे पूरे बिजनेस के ऊपर, कंट्रोल जो उसे करना है कि किसको रखना है बिजनेस में, किसे निकालना है, या किस नए बिजनेस के अंदर उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई नई स्ट्रेटेजी बनानी है, सब कुछ वो स्टार्ट करता था यहाँ से जब अकेला इंसान बिजनेस किया करता था। वन मैन स्किल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जर्नल लिमिटेड। कि भाई कोई भी अकेला इंसान एक्सपर्ट हर, अब क्लियर नहीं आ रही है, कोई भी अकेला इंसान किसी एक चीज में तो वो हो नहीं सकता है, इस एक्सपर्ट तो नहीं होगा वो हर किसी चीज के अंदर, किसी एक ही चीज के अंदर एक्सपर्ट हो सकता है वो। देर आर सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू द फॉर्म ए पार्टनरशिप बनाते हैं वो, कि भाई अब उनके पास जब वो एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो जब एक सोल ट्रेडर होता था उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती थी। जब 4% स्टार्ट करते हैं, हम मानते हैं बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं 4 स्टार्ट कर रहे हैं बस, तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ रही है चारों। तो इसके पास भाई 2 लाख कैपिटल है, इसके पास 3 लाख की कैपिटल है, इसके पास है 5 लाख की कैपिटल, एंड इसके पास है 8 लाख की कैपिटल। अकेला कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करता है इनमें से, तो क्या उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती? लेकिन वही ये चारों अगर मिलके पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो इनके पास कैपिटल हमारी कितनी होगी? पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं ये चारों मिलके तो इनके पास कैपिटल हमारी होगी 18 लाख। जबकि कोई अकेला स्टार्ट करता था उसके पास लिमिटेड थी। कोई भी अकेला अगर ए स्टार्ट करता तो उसके पास 2 लाख थे, बी स्टार्ट करता तो 3 लाख, और सी 5 लाख, एंड डी के टाइम पर 8 लाख। लेकिन अगर ये चारों पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आ जाते हैं तो 18 लाख का यूज कर सकते हैं ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ। एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, एक फेथ का होता है, कि भाई दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होता है। जो भी पार्टनर होते हैं उन सबके ऊपर विश्वास करेंगे सारे पार्टनर्स। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इट इज नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन इन ऑनेस्ट एक्यूरेट इक्विटेबल मैनर में होने चाहिए। भाई पार्टनरशिप फर्म शुड प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगी, ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है ये, हमें प्रेजेंट करेगा। और इसके बाद चलो थोड़ा इंपॉर्टेंट कराता हूँ आज फिर मैं। एक तो भाई हमें ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है पार्टनरशिप का? 4, जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है। और ये जो हम पार्टनरशिप देखने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कोई भी पार्टनर बनता है साझेदार, कि भाई कोई भी अकेला इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास जो कैपिटल होती है वो एक लिमिटेड कैपिटल होती थी। वो लिमिटेड पैसे ही लगा सकता है बिजनेस के अंदर। सारा रिस्क जो होता था जब अकेला इंसान बिजनेस करता था सोल ट्रेडर, तो उस अकेले का होता था। क्या वो हर चीज के अंदर एक्सपर्ट हो सकता है अकेला इंसान जब बिजनेस करेगा?
कि भाई वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, सेल्स का काम भी कर सकता है, मार्केटिंग भी अकेला करेगा, फाइनेंस भी अकेला संभाल लेगा, क्या वो सारे काम अकेला कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो एक्सपर्ट नहीं था वो किसी भी फील्ड में, एक में हो सकता है या एक दो में होगा, लेकिन सब में नहीं हो सकता एक्सपर्ट। अकेला इंसान कंट्रोल करता था जब बिजनेस को, जब सोल ट्रेडर होती थी अपनी। लेकिन जब चार पार्टनर आ गए पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ये चारों मिलके पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, ए बी सी डी। अगर ये अलग अलग बिजनेस करते तो इनके पास जो कैपिटल थी वो लिमिटेड थी, लेकिन जब ये चारों एक साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो इनके पास जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी? 18 लाख। तो ज्यादा कैपिटल हो गई है। ऐसी जो रिस्क होगा वो इन सबके अंदर बट जाएगा। वहां पर क्या था कि रिस्क जो था अकेले इंसान का था, लेकिन कंट्रोल वहां अकेला करता था, अब ये चारों मिलके कंट्रोल करेंगे भाई बिजनेस को, जो पार्टनरशिप फॉर्म है अपनी। अब देखो, एज पर द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप फॉर्म इज ए ट्रीटेड एज ए सेपरेट बिजनेस। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इसके पार्टनर से अलग होती है जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। However, as per legal viewpoint, a partnership firm is not a separate legal entity लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एक अलग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। ये चीज तुम्हें याद रखना है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं है। इन अदर वर्ड, नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो इसके पार्टनर होते हैं वो इससे अलग नहीं होते हैं। इट मींस दैट इन केस ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपना कहता है, ये तुम्हें याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर पूछ लेता है कि जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर दी हुई है। तो एक तो सेक्शन 4 है इंडियन 1932 है। इसके बाद आगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये याद रखना है हमें। अभी इसे समझते हैं हम अच्छे से। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप जो होती है रिलेशन होती है बिटवीन पर्सन, जो भी पर्सन होते हैं उनके बीच में। वो क्या करेंगे कि भाई एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का वो आपस में इस प्रॉफिट को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस होगा वो कैरी किया जाएगा या तो सभी के द्वारा या सब में से किसी एक के द्वारा। कोई भी कैरी कर सकता है बिजनेस को किसी और के लिए। तो हमने यहां से क्या सीखा है? एक तो रिलेशन है जो पार्टनरशिप होती है पार्टनर्स के बीच में। दूसरा, पार्टनरशिप तब कहलाएगी वो जब वो एग्री हो रहे हैं जो भी प्रॉफिट हो रहा है फॉर्म के अंदर हमें उसे शेयर करने के लिए। बिजनेस जो कैरी हो रहा है वो जो चलाने का अधिकार है बिजनेस को वो सारे चला सकते हैं या उनमें से कोई भी पार्टनर चला सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एक ही चलाएगा। अब ये सारे ही पॉइंट हमारी डेफिनेशन के अंदर कवर थे जो नीचे कैरेक्टरिस्टिक के दे रखे हैं। एक बार देखते हैं भाई ये क्या कहता है। टू और मोर पर्सन, भाई दो या दो से ज्यादा होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। कोई अकेला इंसान पार्टनरशिप बना ही नहीं सकता है। दो या दो से ज्यादा होंगे तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम भाई दो मेंबर तो होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, दो से कम में नहीं बनेगी। टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप एक्ट तो बना हुआ है लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। लेकिन सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ पर्सन टू 50। तो अब हमें क्या याद रखना है यहां पर कि एक तो भाई मिनिमम पार्टनर जो होंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने होंगे? दो से कम में पार्टनरशिप फर्म बन ही नहीं सकती है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये है
कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी लिमिटेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन सेक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस तुम्हें ये याद रखना है, इंडियन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होंगे वो 50 होंगे, और जो मिनिमम होंगे अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। इसके बाद एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये याद रखना है भाई, पार्टनरशिप कहां से बनेगी, एग्रीमेंट से बनेगी। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये एग्रीमेंट से आती है एग्जिस्टेंस के अंदर, ना कि लॉ के अकॉर्डिंग आती है। ये जैसे कि अपनी कंपनी बनती है, तो ये याद रखना है ये कैसे बनेगी, एग्रीमेंट से, ना कि लॉ से बनेगी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। On the contrary, a Hindu undivided family come into existence by the operation of law. On the contrary, a Hindu undivided family come into existence by the operation of law, not by an agreement. जो HUF होती है अपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, वो एग्जिस्टेंस में आती है लॉ से। कि उसके लिए तो ये लॉ बना ही हुआ है कि भाई कोई भी अगर न्यू बेबी भी बॉर्न करता है HUF के अंदर, तो वो फॉर्म का मेंबर बन जाता है, उसे उसमें इक्वल राइट मिल जाएगा जब वो 18 प्लस हो जाएगा। नॉट बाय एन एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट कैन बी अदर ऑरल और रिटन। मेन पॉइंट है ये तो याद रखना ही रखना है, इस पे एमसीक्यू बनता ही बनता है। जो एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है भाई, रिटन भी हो सकता है। ऑरल होने के क्या क्या नुकसान है, कोई मुझे बताएगा कि भाई एग्रीमेंट बनाया है दो पार्टनर ने कि भाई हम प्रॉफिट इतना लेंगे, कैपिटल इतने लगा रहे हैं। भैया वो बाद में मुकर जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, पलट सकता है वो अपनी हाँ भैया, बात से, जो भी वो बोल रहा है रिटर्न वो होगा बाद तो में उससे पता पलट चल जाएगा। जाएगा सबको। हाँ, तो इसलिए हमेशा जब भी एग्रीमेंट करो तो रिटर्न में करना, अगर किसी से भी कुछ भी करवाना हो तो वो बाद में पलट जाते हैं, क्योंकि द एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ, दोनों हो सकती है जो वो होती है, एग्रीमेंट होता है ऑरल और रिटर्न। और दूसरा ये आएगा कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर, एग्रीमेंट से। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म आती है एग्रीमेंट से आएगी एग्जिस्टेंस में, दूसरा ऑरल और रिटर्न दोनों हो सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कि भाई प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए अगर तुम कर रहे हो, तो ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे बिजनेस, कि कहीं तुम एनपीओ में जाके दान में देके, उसमें दान में देके आ रहे हो, इस टाइप का कुछ नहीं करोगे। पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होगी एक तो, कि भाई प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाएगा बिजनेस। सच बिजनेस मस्ट बी लीगल, और बिजनेस भाई लीगल होगा, कोई इलीगल काम नहीं होगा कि तुम हथियार बना रहे हो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से, या फिर तुम किसी एनिमी देश के साथ, एनिमी कंट्री के साथ कोई बिजनेस डील कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लीगल होगा जो भी होगा। ये जॉइंट कोरोना ओनरशिप, फैला रहे हो। वो तो लीगल है भाई अभी किसी को नहीं नहीं पता, किसी को नहीं पता ना किस किस को है कोरोना। हाँ Some property by itself cannot be called a partnership firm. Some property cannot be called. और जॉइंट ओनरशिप है अगर उसकी किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी इस टाइम पर, कि दोनों ने मिलके कोई एसेट्स खरीदी हुई है, बोला जाएगा प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग कुछ हो सकता है। भैया हाँ बोल भाई। मीटिंग कब तक होगी? अब लेट स्टार्ट करिए तो 7:30 तक तो रखते ही है ना। आज मैं सारी तुम्हें थ्योरी करा दूंगा, फिर कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। भैया मैं तो अभी भी बोर हो रही हूँ। हाँ भैया मजा आ रहा है, कराओ। कल मैं सब कुछ सुनने नहीं वाला हूँ भैया। तुम्हें, कल मैं तुमसे सुनूंगा बारी बारी सबसे, वीडियो ऑन करवा के। नहीं हाँ, वीडियो कर तो ऑन दूंगा नहीं भैया। होगी। क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द अरे एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। कि जो भी प्रॉफिट होगा ना भैया भाई, वैसे बढ़िया है ना ये?
The agreement between the partners must be aimed at sharing the profits of the business. कोई भी प्रॉफिट होगा ना, जो भी जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे पार्टनर्स, वो आपस में बांटेंगे, कहीं और कुछ नहीं देना उन्हें. If some person join hands to run some charitable activity, भाई चैरिटेबल एक्टिविटी की बात आ रही है, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर्म. तो उस टाइम पर वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपस में मिलकर. Further, if a partner is deprived of his right to share the profit of the business, he cannot be called a partner. But it is not necessary that all partners should share the loss. It may be agreed between the person that one or more of them not be liable for losses. अब सुनो क्या हमने देखा है को, इसने हमसे इस पैराग्राफ के अंदर बोला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर, कि जो भी प्रॉफिट होगा ना वो सारा पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस के अंदर. ठीक है भाई, समझ में आया. इसके बाद अगर लॉस होता है, जरूरी नहीं है वो शेयर करेंगे, जरूरी नहीं है लॉस होने पर शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट होने पर तो शेयर करना ही पड़ेगा, लॉस होने पे शेयर नहीं करेंगे. और एक और कि अगर मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं कि 18 से लेस वाला कोई भी है, माइनर बोलते हैं हम इसे, जिसकी एज 18 नहीं है, जैसे कि तुम जिस कैटेगरी के अंदर आते हो, तो वो पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन सिर्फ उसे फॉर्म में प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा. लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है फॉर्म के अंदर. अगर कुछ भी डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम ये स्टार्ट करेंगे, तो वोट नहीं डालेगा वो. इसके बाद चलो नीचे स्टार्ट करते हैं. रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. इनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है कि भाई को ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. सबसे फर्स्ट मुझे ये बताओ, एजेंट कौन होता है? एजेंट कौन होता है? भैया जो कमीशन खाता है. एजेंट क्या प्रिंसिपल के लिए काम करता है अगर मैं बोलूं तो? हाँ, दल्ला. हाँ बिल्कुल. तो क्या है कि जो भी पार्टनर है वो एजेंट भी है आपस में और प्रिंसिपल भी है. एक दूसरे से वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई जैसे कि कोई भी उसने सेल करी है या परचेज करी है या कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो एक दूसरे से वो पूछ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो एक दूसरे के, और ये चीज याद रखनी है, वो एक दूसरे के काम से एक तो बंधे होते हैं. आगे वो बताएगा. एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड विद अदर पार्टनर. वो एक दूसरे के काम से एक तो बंधे हुए हैं, ऑफिस बाइंड है वो एक दूसरे के काम से. भैया मुझे स्क्रीन बोल. ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर. सारे एक दूसरे के काम से बंधे होते हैं जो भी वो आपस में करेंगे. इसके बाद देखो, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मींस दैट ईच पार्टनर खुशी अनम्यूट कर ले अपने आप को. ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. हर कोई पार्टनर कंडक्ट बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है. ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ. भैया अपना माइक खोल लो. आवाज नहीं आ रही आपकी. खुला तो हुआ है यार माइक. मैंने सबको म्यूट कर दिया ना, वो आवाज आ रही थी. इट मींस, हाँ एक बार मेरे से भी हो गया था गलती से. it means that each partner can participate in the conduct of मेरे पास भी business. ऑप्शन है म्यूट ऑल का. हाँ कि सारे पार्टनर जो हैं वो बिजनेस के अंदर सबके पार्टिसिपेट पास कर होगा सकते हैं. शायद. ये एंड खोल लो माइक. भैया लगे पड़े हैं अपने. भैया यार अपने में लगे पड़े हैं माउस भैया पे. माइक ऑन तो है यार, अब क्या लेगा. मेरा किसने ऑफ कर दिया? प्रांशु मैसेज कर दे भैया को. मेरा किसने ऑफ अब करा था? भैया ऑफ कर दिया था. कौन मजे ले रहा म्यूट है? ऑन कर दिया था. हाँ. मेरे से भी. बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मींस दैट भैया कहाँ पहुंच गए? अब आने रही क्या वॉइस? नहीं ये 6 पॉइंट दोबारा बताओ. 6 पॉइंट ही बता रहा हूं मैं दोबारा. बिजनेस कैरी ऑन फिर से बाय बता रहे हो. all or any of them acting for all. It means that each partner can participate. हर कोई पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है इन द कंडक्ट बिजनेस. बिजनेस को कंडक्ट कराने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द
एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर, कि जो भी किसी दूसरे पार्टनर ने काम करा है वो उसके लिए जवाबदेह हो सकता है, अकाउंटेबल हो सकता है दूसरा पार्टनर। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि भाई ये पॉइंट याद रखना है ये समझ नहीं आया। कि पार्टनर, अभी मैं बता देता हूं, जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं होते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जो कि हम एक कॉन्सेप्ट करा करते थे 11th क्लास के अंदर, जिसका नाम था बिजनेस एंटिटी हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता था वो ये कहता था कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो ऑनर अलग है। बिजनेसमैन है वो अलग है। बोला जाए तो ऑनर टाटा मोटर्स अलग है और रतन टाटा है जो वो अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं। जब ये अपनी कैपिटल लगाते थे रतन टाटा, तो इन्हें बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट। हाँ अगर ये ड्राइंग करते हैं, अगर बिजनेस से भाई इन्होंने पैसे निकाले हैं कुछ पर्सनल पर यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए इन्होंने कुछ पैसे निकाले हैं, तो बदले तो में इंटरेस्ट इनसे लिया जाएगा क्या? इनसे इंटरेस्ट हाँ लेना बनता है, इनसे इंटरेस्ट लिया लिया जाएगा। जाएगा। तो ये टाटा मोटर्स को इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बोला जाए तो। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, इट मींस दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी इन्फोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर। जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो हर किसी पार्टनर के ऊपर लगता है, अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। वो अलग अलग भी इसके लिए अकाउंटेबल है और जॉइंटली भी। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा था? पार्टनरशिप, ये पॉइंट दोबारा इसमें जो पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं होंगे। मेन ये है पॉइंट। ये मैंने तुम्हें बताया था कि हम क्या पढ़ते आए हैं अभी तक, कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता था वो कहता था कि जो पार्टनर है वो अलग है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो, बोला जाए तो जो बिजनेस का ऑनर होता है वो अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। जबकि यहां पर ये दोनों सेम है, बिजनेस और बोला जाए तो अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली जॉइंटली। कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी, पार्टनर से अलग नहीं है ये पार्टनरशिप फॉर्म बोला जाए तो। पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द absence ऑफ एनी ऑफ द above mentioned essential feature। इन फीचर्स के बिना जो ऊपर हमें गिवन थे, पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती है। जो ये हमने फीचर पढ़े हैं साथ, इनके बिना कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। एक बार पॉइंट नंबर कौन सा पूछना था तुम्हें? 6 हाँ भैया 6 देखो, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि वो जो पार्टनर है एक दूसरे के लिए काम करते हैं। बिजनेस जो होता है वो एक सब के लिए चला सकता है या सब एक पार्टनर के लिए चला सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी पार्टनर के पास हमेशा टाइम होगा। कुछ पार्टनर तो ऐसे भी होते हैं सिर्फ वो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं, वो कहते हैं भाई तू चला ले, मुझे ये इस लफड़े में नहीं पड़ना, कैपिटल लगा देते हैं वो और बदले में प्रॉफिट लेते रहते हैं। प्रॉफिट ले लेते हैं। और शुरू से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा देखो भाई, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होंगे लेकिन मैक्सिमम हो सकते 50, मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे, मिनिमम होंगे 2। इसके बाद एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट से सामने आएगी जो पार्टनरशिप फॉर्म में, ऑपरेशन ऑफ लॉ से सामने नहीं आएगी। दूसरी चीज एदर ओरल और रिटर्न, कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ये याद रखना है तुम्हें, पार्टनरशिप फॉर्म ओरल भी होगी और रिटर्न भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कि भाई वो बिजनेस जो चलाएंगे वो प्रॉफिट कमाने के लिए चलाएंगे और किसी पर्पस के लिए नहीं चलाएंगे। इस प्रॉफिट का कहीं और यूज नहीं करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट मोटिव है उनका जो बिजनेस चलाएंगे। इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर कोई पार्टनर को मिलेगा। जबकि
हर किसी पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन लॉस नहीं मिलेगा हर किसी पार्टनर को। ये हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि लॉस ना हो, लॉस कोई पार्टनर ना ले जबकि प्रॉफिट प्रॉफिट ले, आपस में डील कर सकते हैं वो। आगे हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। और प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं दोनों पार्टनर, एक दूसरे से पूछ सकते हैं बिजनेस के बारे में क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। और जो बिजनेस है वो या तो एक पार्टनर चला सकता है सबके लिए या सारे पार्टनर मिलकर चला सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसे लेके। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही होते हैं, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है पार्टनरशिप फर्म की इसके मेंबर से अलग नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी फीचर नहीं होता है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। अब इसके बाद देखो राइट ऑफ ए पार्टनर। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू शेयर द प्रॉफिट, कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांटेंगे वो। और किस रेशो में बांटेंगे? एग्रीड रेशो के अंदर। ये हम पढ़ेंगे कि भाई पार्टनर चाहे तो कोई भी रेशो रख सकते हैं आपस में कि इक्वली प्रॉफिट बांटना चाहे तो वो इक्वली बांट सकते हैं, या कोई कम ज्यादा कैपिटल के अकॉर्डिंग वो कम ज्यादा भी प्रॉफिट ले सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, हर किसी को अधिकार है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को कोई भी पार्टनर चला सकता है, हर किसी का राइट है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, कि वो हर एक पार्टनर पार्टनरशिप से रिलेटेड कंसल्ट कर सकता है, वो बाकी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कंसल्ट कर सकता है वो किसी भी मैटर के ऊपर जो भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट, कि भाई अगर प्रॉफिट लॉस या किसी को वो कमीशन दे रहे हैं या जो भी हमारे फाइनेंशियल होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या बोला जाए तो बैलेंस शीट, हर कोई पार्टनर देख सकता है और उसकी एक कॉपी मांग सकता है कि भाई एक कॉपी मुझे दे दे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके अलावा वो जो इनवॉइस होते हैं बिजनेस में जो डेली यूज होते हैं सेल और परचेज के लिए, उन्हें भी देख सकते हैं। वो ये भी देख सकते हैं कि किसको कितनी कमीशन दी जा रही है। वो हर किसी की बोला जाए तो जांच कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं हर किसी चीज को, उनका राइट है ये। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसॉल्व द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डिसअलाउ। हर किसी पार्टनर का ये राइट है कि अगर वो किसी नए पार्टनर को चाहे तो एडमिशन ना दे, कि हर जब किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो सारे पार्टनर आपस में मिलेंगे, बोलेंगे कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है, वोटिंग होगी बकायदा कि भाई ये आ सकता है तो उसे ऐड कर लेंगे वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कि भाई जॉइंट ओनर होते हैं वो जो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी उसकी। इफ अ पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, भाई पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो फिर ही हैज ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है उसके ऊपर। या तो एग्री रेट हो सकता है जिस पर उनका समझौता हुआ है कि भाई इस रेट के ऊपर, अगर उन्होंने कुछ भी रेट डिसाइड नहीं करा है नॉट एग्रीड तो उस टाइम पर 6%। अगर मैं मानता हूं मैं किसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैं किसी फर्म के अंदर पार्टनर हूं, मैंने 5 लाख का लोन दिया है। किसकी वॉइस आ रही है? भाई मैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हूं, मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, हमारे बीच में कुछ एग्री नहीं हुआ था कि भाई किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो मुझे किस रेट से मिलेगा इंटरेस्ट? 6% के रेट से। ये याद रखना है, एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन और आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में और कुछ भी। इफ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंसेस करता है या पेमेंट करता है बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज ए राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, कि भाई फर्म जो होगी उसे उतने की पेमेंट करेगी बदले में। कि मानता हूं फर्म में ना कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, रेंट, हाँ रेंट और सैलरी ले लेते हैं,
एम्प्लॉय रेंट जो था फॉर्म का वो भी मैंने पे करा था, सैलरी जो थी जितने भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी में मैंने पे करी है। तो मेरा ये राइट है, अधिकार है कि इनको मैं पार्टनरशिप फर्म से लूं। इंडेमनीफाइड करेगी पार्टनरशिप फर्म, जितना भी मैंने खर्चा करा है वो सारा मुझे मिलेगा। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। हर एक किसी पार्टनर का अधिकार है कि वो रिटायर हो सकता है फर्म से। भाई बिल्कुल, हम रिटायर होने से थोड़ी ना रोक सकते हैं किसी को भी, लेकिन उसे एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। अभी मैं ये जो एलएलपी वाला पॉइंट है तुम्हें अभी बाद में कराऊंगा, इससे पहले मैं तुम्हें कराने वाला हूं पार्टनरशिप डीड। तो ध्यान से देखना है। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम्स ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप भाई एग्रीमेंट से आती है, हम सबको पता है। इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है पार्टनरशिप डीड के अंदर, जो कि सभी पार्टनर को माननी पड़ती हैं। सारे एग्री होकर ही बनाते हैं वैसे इसे, कि भाई जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या रखनी है वो सारे एग्री होंगे। सच टर्म्स एंड कंडीशन बी एट द ओरल और रिटर्न, ये भाई दोनों हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव ए रिटर्न, कि जो लॉ है उसने इसे कंपल्सरी नहीं बनाया ये रिटर्न हो, कंपल्सरी नहीं है ये, ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है इसलिए। लेकिन रिटर्न हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे फ्यूचर के अंदर, कि तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या डिस्प्यूट होंगे वो अवॉइड हो जाते हैं अगर एग्रीमेंट रिटर्न में होता है तो। इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइन और रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। रिटर्न एग्रीमेंट जो होगा वो सबके द्वारा साइन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होगा पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था 1932 में। अभी चलो आगे आएगा तो देख लेंगे। हाँ, अब ये याद रखना है तुम्हें, पार्टनरशिप डीड जो होती है उसको हम किस नाम से और बुलाते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को हम किस नाम से और बुलाते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। अगर हमने रिटर्न में बनाया तो क्या बेनिफिट है हमारा? मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी और ना ही कोई डिस्प्यूट होगा आपस में। इसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पॉइंट लिखे रहते हैं वो देखो एक बार, क्या क्या पॉइंट लिखे रहते हैं भाई? नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखे रहेगा फर्म का, नेम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा पार्टनर का, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रोपोज टू डू, कि भाई किस टाइप का बिजनेस कर रही है। क्या पता वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा बिस्किट सेल करने का भी हो सकता है, किसी भी टाटा टी का कर सकती है बिजनेस, किसी भी चीज का बिजनेस कर सकती है पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा किस टाइप का बिजनेस कर रही है पार्टनरशिप फर्म। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि भाई हर किसी पार्टनर ने कितने पैसे लगाए हैं फर्म के अंदर, ये भी मेंशन होगा। कैपिटल अकाउंट भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, देखना कि ये याद रखना है बस तुम्हें कि जो कैपिटल होती है वो हमारी फिक्स भी हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। जो कैपिटल हो सकती है हमारी फिक्स भी हो सकती है फर्म के अंदर, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई किस रेट से जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को वो किस रेट से मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा रहेगा कि जो पार्टनर्स हैं उन्हें कितना अधिकार है ड्राइंग निकालने का, पर्सनल यूज के लिए वो कितने पैसे निकाल सकते हैं फॉर्म से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी उन्होंने ड्राइंग निकाली है उसे किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाना है, ये भी इसके अंदर लिखा रहेगा। ये आपस में इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस रेट से इंटरेस्ट हमें पार्टनरशिप फर्म को देना है, चार्ज किस रेट से होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई किस रेशियो के अंदर वो आपस में प्रॉफिट बांटेंगे, जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होगा वो डिसाइड करेंगे। सैलरी, whether any partner will be paid salary for the work done by him,
सो हाउ मच, कि भाई कितनी सैलरी, अगर कोई पार्टनर काम करता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है, ये भी लिखा रहेगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि मेथड जो होंगे गुडविल की वैल्यूएशन के, कि क्या होता है कि हल्दीराम है, उसकी कुछ गुडविल है, तो जो एडमिशन होगा पार्टनर का या रिटायरमेंट होगी तो उस टाइम पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो हमारे पास कई सारे मेथड दिए हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड, तो उन मेथड्स को हम चैप्टर नंबर 3 जो है उसके अंदर करेंगे। इस चैप्टर में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक वैसे मैं मेथड्स के नाम बता देता हूं तुम्हें। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक हमारे पास होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, और दोनों आ जाते हैं इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, दोनों से निकलता है ये। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड आएंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, और ये हम किस टाइम पर करते हैं, या तो किसी पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर या रिटायरमेंट के टाइम पर। आगे देखते हैं अब अकाउंटिंग पीरियड। भाई अकाउंटिंग पीरियड क्या रखना है पार्टनरशिप फर्म को, ये भी इसके अंदर होगा कि एक जो 1 अप्रैल होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च रखना है, या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रखना है, किस बेसिस रखना है उन्हें। द पीरियड आफ्टर सच फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू प्रिपेयर। फाइनल अकाउंट बोला जाए तो ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इतना ही लेके चलना है अभी। वेदर ईयरली और हाफ ईयरली एंड द डेट ऑन विच अकाउंट आर बी क्लोज्ड एवरी ईयर। हर साल अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो बताएंगे हम, ईयरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस, किस डेट को करने हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट की मेथड बताए जाएंगे, भाई अकाउंट्स कैसे रखने हैं फर्म के। ऑडिटिंग, फर्म्स बुक्स विल बी ऑडिटेड और नॉट, फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे वो ऑडिट होंगे या नहीं होंगे। ऑडिट वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, ऑडिट जो होगा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट होते हैं, वो जो ऑडिट होता है मेनली वो सीए करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनीज के ऑडिट। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर ये भी लिखा होगा कि भाई हमारी जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है वो किस डेट से स्टार्ट हुई है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने सालों तक हम पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे, ये भी लिखा मेंशन होगा इसके अंदर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, whether decision in case of Garner versus Moret is to apply in case of insolvency of partner। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कौन सा लगेगा रूल, गार्नर वर्सेस मोरे। कुछ याद रखने की इतना जरूरत नहीं है ये वाला पॉइंट। बैंक अकाउंट, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फर्म नेम, कि जो अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट होगा ना तो उसके रूल भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे होंगे कि भाई किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है तो कैसे करना है। रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट्स और रिटायरमेंट, द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड। द ये भी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर जो भी उनकी कैलकुलेशन होगी वो कैसे की जाएगी, उनको जो अमाउंट पे किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें कैसे रिजॉल्व करना है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व, वेदर आर्बिट्रेटर सॉल्व अपॉइंटेड। कि जो ये होता है ना आर्बिट्रेटर, कौन होता है ये कोर्ट की तरफ से एक लॉयर होता है अगर बोला जाए तो। लॉयर, वो लॉयर मत ले लेना भाई कॉर्पोरेट सिविल लॉयर टाइप जो जेल से छुड़ाते हैं, ये कॉर्पोरेट लॉयर होता है तुम्हारा। जो लॉयर होगा ये कॉर्पोरेट लॉयर होगा। ये इन्हीं चीजों के अंदर डील करता है बस ये। तीन चीजों, जैसे कि फर्म के अंदर तेरा जो चेक है ना वो डिसऑनर हो गया, हाँ। इस टाइप की जो चीजें होती है उन्हें डील करता है। इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
कि पार्टनरशिप डीड बनाने के आखिर फायदे क्या होते हैं किसी एक पार्टनरशिप फॉर्म को। दो द हाँ? लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी, चुप है। लॉ ने तो इसे मैंडेटरी नहीं बनाया कि भाई हर किसी को बनाना है। फॉर एवरी फॉर्म टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, हर किसी फॉर्म के पास पार्टनरशिप डीड होती है। इट इज डिजायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, इट रेगुलेट द राइट, हर किसी को अपने राइट पता है। हर किसी जो हम करने वाले हैं ये सिर्फ एक चैप्टर में काम नहीं आएगा, जो भी हम थ्योरी कर रहे हैं इस चैप्टर में, आगे के 5 चैप्टर जो हैं इंक्लूडिंग ये पूरी बुक बोला जाए तो इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अच्छे से करनी है इसकी थ्योरी कल, इसलिए मैं इसके रिवीजन भी तुमसे पूछूंगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। भाई अब क्या हुआ है ना कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या होगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं, या पार्टनरशिप डीड तुमने बनाई नहीं है या फिर वर्बल कर लिया, ऑरली कर लिया, और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट, कोई एक दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में पार्टनरशिप डीड के अंदर ना लिखा हो, तो हम क्या करेंगे वो देखो। पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारी वो क्या होगी, इक्वली, इक्वली बोला जाए तो ए बी सी तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा इक्वली। मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है ना उसको 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है भाई। जो 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट इसे मिलेगा, कुछ इसे मिलेगा, जबकि क्वेश्चन मेरे को जो गिवन है उसके अंदर ये नहीं बताया है कि प्रॉफिट किस रेशो के अंदर मिलेगा। तो किस रेशो में मिलेगा, इक्वली, इक्वली मिलेगा। तो अब क्या करेंगे हम, एक 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 इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बना, 3। अगर मुझे ए का प्रॉफिट निकालना है तो 1/3 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। 5,000 प्रॉफिट ए को मिलेगा, क्या बी में भी 1/3 किया जाएगा, बी को भी 5,000 मिलेगा, सी को भी 5,000 मिलेगा। समझ में आया है प्रॉफिट कैसे निकालोगे। नहीं। दोबारा देखो कि भाई जो मेरी फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, और जो मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पीएसआर बोला जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो फिर क्या लोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वली। इक्वली का मतलब होता है हर किसी को 1-1-1। मैंने ए को 1 दे दिया, बी का 1, सी का 1, तो टोटल कितना होगा ये, हाँ टोटल 3 होगा ये, टोटल 3 होगा ये। ए बी सी का तीनों का टोटल करूंगा तो मैं 15,000 का 1/3 करने पर मैंने जो 15,000 मेरा प्रॉफिट टोटल था उसका 1/3 कराया, तो ए का कितना बना 5,000, बी का कितना बना 5,000, सी का भी सेम बनेगा क्योंकि रेशो तो चेंज नहीं है। तो प्रॉफिट भाई ऐसे ही कैलकुलेट करना है तुम्हें, ए का जो आएगा 1/3, बी का भी 1/3, सी का भी 1/3। ये जो नीचे का 3 आया है वो समझ में आया है कैसे आया है, मैंने तीनों का जो ये शेयर था, हाँ बोल सबकी वैल्यू एक ही लेनी है। तुम देखो अगर तुमने 4-4 भी ले लिया, मैं 4 लेता हूं कोई इशू नहीं है। मैंने लिया है 4-4-4, उसने तो इक्वली बोला था ना क्वेश्चन में, तो मैं 4-4 भी ले सकता हूं। 4-4 लेके निकाल के देखते हैं, 4-4 में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, वैसे चलो छोड़ो कॉमन नहीं लेते। प्रॉफिट मैंने, मेरा प्रॉफिट था 15,000 का, ए का जो था 4 था, इन तीनों को ऐड करो, 4-4-4, तीनों 4 को ऐड कर दो, कितना आया 12 आ रहा है क्या, तीनों 4 को ऐड करने पर 12 आ रहा है। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। भाई ये तो वही प्रॉफिट आ गया जो हमारा 1-1-1 लेके आ रहा था, ऐसा कैसे। हाँ भैया चलो आ गया बस। चलो कुछ और लेके देखेंगे, कुछ और लेके देखेंगे, कुछ और लेके देखेंगे, कुछ और लेके देखते हैं। अब क्या लिया जाए बताओ,
तुम बताओगे क्या ले? 5 3 हाँ क्या? 5। 5, चलो 5 ले लिया भाई। 5 5 5 किस लिए लिया है? क्योंकि भाई इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, तीनों में मैंने 5 5 5 लिख दिया। अब जो टोटल प्रॉफिट था मेरी फर्म का वो था 15,000। 5 तो मैंने ए का प्रॉफिट है और नीचे लिख दिया 15, इन तीनों को ऐड करके ए का प्रॉफिट निकालने के लिए। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5,000 आ गया यार। ये तो दोबारा से हाँ कि मैथ है भाई, ये मैथ। क्या करना है कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो 5 से क्या तीनों डिवाइड हो रहे हैं, एक ही बचेगा, एक ही बचेगा। बेशक से तुम 1000 ले लो यहां पर, आंसर सेम 5,000 आएगा। 1000 लेके देखें क्या? चलो 1000 लेके नहीं देखते नहीं हैं। भैया बस पूछ लिया मैथ। ए का मैंने 1000 ले लिया और 3000 नीचे ले लिया। 3000 मैंने कैंसिल। नीचे ले लिया तो भी 5,000 आ रहे हैं। हाँ ये तो जादू है। चलो फिर अब आगे देखते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? इक्वली। याद रखना है क्या होगी? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर लिखा नहीं हुआ पार्टनरशिप डीड के अंदर। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ। याद रखना है ये। अभी इतना ही बता रहा हूं मैं, इतना ही पॉइंट याद रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगी मेरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है ड्रॉइंग के ऊपर उसको, फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को। सैलरी टू किसने करा? कुछ भी, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी। किसी भी पार्टनर को भैया आवाज नहीं आ रही। भैया ने शायद म्यूट कराया, रुक जा। हाँ अरे यार, क्या बता रहे हैं भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम मजे ले रहे हो तुम अभी बार बार म्यूट म्यूट कराया करके भैया। मुझे। मैं तो देख भी नहीं ये रहा हूँ उस मैंने भी तरफ। नहीं करा, मैंने भी नहीं किया। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, सैलरी भी नहीं मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगी। जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली मिलेगा। अभी तक इतने पॉइंट समझ में आए हैं चारों। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो क्या होगा? 6%। is to be allowed on a partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. अगर फर्म को लॉस भी हो रहा होगा तो भी इंटरेस्ट तो लोन के ऊपर देना ही पड़ेगा फर्म को। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर लॉस हो प्रॉफिट हो उसे कोई मतलब नहीं है, उसने लोन दिया है बदले में। रेट याद रखना पड़ेगा, लेकिन भाई रेट क्या है? 6%। एडमिशन कैसे होगी? कुछ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान से पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर मेरे एग्जिस्टेंस हैं अभी इस टाइम पर हैं, उनकी कंसेंट के बिना कोई भी नया न्यू पार्टनर नहीं आ सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अंदर। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट, हर एक पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है बुक को। कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, एक कॉपी भी वो ले सकता है। तो एक बार दोबारा से मैं ये रूल बताने वाला हूं, ध्यान से देखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर लिखा नहीं हुआ पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन डीड नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो। सैलरी नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो। जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होगा वो 6% होगा और जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो सबकी कंसेंट से ऐड होगा कि भाई नया पार्टनर आ जाए एग्जिस्टिंग पार्टनर की। बस एक छोटा सा पॉइंट और करेंगे, बस फिर कल क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये एलएलपी और कर लेते हैं, बस थोड़ा सा है। द एलएलपी इन इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनएक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो एलएलपी हमारे इंडिया के अंदर आया था वो 2008 के अंदर आया था। नाम से क्या पता चलता है? लिमिटेड लायबिलिटी, कि जो इनकी लायबिलिटी होती है एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप फॉर्म लॉस में जाती है या किसी का इन्होंने लोन भी ले रखा था तो इनसे नहीं, पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म से लिया जाएगा।
और वो भी कहां तक होगा, लिमिटेड होगा। अब आगे देखते हैं, विच ले डाउन द लॉ ऑफ द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। Limited liability partnership means a partnership formed and registered under this act. Nature of LLP, नेचर क्या होता है, कॉर्पोरेट फॉर्म्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट होती है। दिस एक्ट बोला जाए तो 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एक ये लीगल एंटिटी होती है, इसके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, ये किसी के भी ऊपर केस कर सकती है। क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, सबसे अलग है, ये पार्टनर अलग है इसके, और पार्टनरशिप फॉर्म अलग होती है। किसके लिए है, सिर्फ एलएलपी। परपेचुअल सक्सेशन, कोई भी पार्टनर के आने जाने का फर्क नहीं पड़ता इसमें, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई नया पार्टनर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, जैसे कंपनी पर होता था। Any change in the partners of a LLP shall not affected the existence, right or liability of the LLP. Any change in the partnership of LLP not affected existence, right of LLP. कोई भी चेंज होगा तो एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ ए LLP shall not affect the existence. इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। LLP में कोई भी चेंज होता है अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं तो। अब ये याद रखना है तुम्हें, जो 1932 होता है वो अलग होता है और LLP 2008 अलग है। अब इसके बीच में डिफरेंस है, बस ये करेंगे आज हम। एप्लीकेबल लॉ भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द LLP एक्ट 2008। इसके बाद हाँ, क्या कह रहा है, ये तो कैंसिल कर दी तूने। हाँ, क्यों कैंसिल कर दी? मेरा नेट खत्म हो गया था। हाँ हाँ, कब का खत्म हो गया, फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉफिट प्रॉफिट क्या कर रहे थे। हाँ हाँ, अच्छे। कल चल की क्या टाइमिंग रखी है फिर? कल की 12 से 1 रखें फिर क्या? हाँ रख लो। चल 12 से 1 है, ग्रुप में लिख देता हूँ अभी। हाँ, ठीक है, अब तो सारे आ गए ना, सारे ज्वाइन हो गए। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं? हाँ? क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था क्या? मैं कह रहा हूँ इनको ना इधर रख दिया है, रखे रहेंगे 2 3 4 दिन 5 दिन। तो ये दियो जरा, सैनिटाइज ही कर देता हूँ ना इसको, 2 मिनट लगेंगे, दियो सैनिटाइजर दिए।
चलो तो स्टार्टिंग से देखो, पहले तुम मुझे क्वेश्चन बताना जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आज प्रियांशु की बारी है, प्रियांशु से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। पूछ लो भैया। भाई ये बता, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50। मैक्सिमम की लिमिट कहाँ पर लिखी हुई है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 होंगे? आप ही ने लिखा था साइड में। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो पार्टनर हैं वो 50 होंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर चैरिटेबल के काम के लिए यूज करेंगे, वो बताओ मुझे। चैरिटेबल बताओ। आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भैया। और उनके बीच में रिलेशन किसका होता है? किसका होता है? प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट। साक्षी बताएगी फिर। अब्सेंस इन पार्टनरशिप डीड वाले टाइम पर, जब पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं है पार्टनर्स मिलकर, तो उस टाइम पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो क्या होती है? पता नहीं। इक्वली होती है, याद रखना है, इक्वली होती है। इसके बाद मुझे बताओ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो किस रेट से दी जाती है? बैग किस किस को बताना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बतानी है। चल जिसको आता है। अब तेरे को ही बताना है खुशी, चल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा? अब्सेंस वाले जो मैं पॉइंट पूछ रहा था, सबसे पहले उन्हें देखेंगे। ये हमारे पॉइंट थे अब्सेंस। जब पार्टनरशिप डेट जो है अब्सेंस होती है, बनाते नहीं है पार्टनर मिलकर, तो फिर उस टाइम पर कौन से रूल फॉलो होते हैं? चलो देखो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होती है? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी कैपिटल के ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है या बनाई नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी भी जो है किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होगा वो ध्यान देना है 6% होगा हमेशा। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो जो रेट होगा वो 6% होगा। अगर प्रॉफिट हो फर्म को या लॉस हो, दोनों टाइम पर पे किया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो एडमिशन होगा नए पार्टनर का वो सभी की कंसेंट से होगा। जब सभी पार्टनर बोलेंगे कि भाई नया पार्टनर आ सकता है तभी आ सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सारे पार्टनर जब बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट, हर कोई इंस्पेक्ट कर सकता है पार्टनर, और एक कॉपी भी ले सकता है उसकी जो भी होगी प्रॉफिट या लॉस की। It should be remembered that partner may change any of the above provision by coming to common agreement. वो आपस में कॉमन एग्रीमेंट के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं इन एग्रीमेंट को। तो ये ऐसे केसेस हैं जो कि तुम्हें याद रखने। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन जो सैलरी टू पार्टनर है वो भी नहीं, पार्टनर को सैलरी मिलने वाली। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फॉर्म को लोन देता है तो रेट क्या होगा? 6%। इवन इफ देयर आर लॉसेस टू द फॉर्म, अगर फॉर्म को लॉस भी हो रहा है उस टाइम पर भी रेट होगा 6%। प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों टाइम पर देना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, किस कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन होगा सभी पार्टनर्स की सहमति से। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस के अंदर। ये केसेस हर किसी को याद रखने हैं क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक चैप्टर में काम नहीं आएंगे भाई, ये हमारे 5 चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं, इसलिए याद रखना है इन्हें। इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूं। सोल ट्रेडर के बारे में छोड़ते हैं। सेक्शन 4
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना है, जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो कौन सा है, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और सेक्शन 4 के अंदर क्या दे रखी है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी अपनी, पार्टनर इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। जो पार्टनरशिप होती है वो रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि वो प्रॉफिट है फॉर्म का शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे चलाएंगे या उनमें से कोई भी एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम कर सकता है। अब इसके लिए तुम्हें सबसे फर्स्ट ये याद रखना है, टू और मोर पर्सन की जो पार्टनरशिप होती है दो या दो से ज्यादा के बीच में ही हो सकती है। और जो मैक्स ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट होता है हमारा, इसके बाद जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, एग्रीमेंट से आएगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ से नहीं आएगा। ये चीज याद रखनी है कि एग्रीमेंट से आता है एग्जिस्टेंस के अंदर। और जो भी बिजनेस होगा, बिजनेस जो है एक तो लीगल होगा और इंटेंशन क्या होगी, प्रॉफिट कमाने की होगी हमारी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए नहीं दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जरूरी नहीं है कि लॉस हो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जो लॉस होगा वो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है तुम्हारा। हो सकता है कि कोई पार्टनर, इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाए कि लॉस जो है वो कौन बियर करेगा, इस टाइप का। वो मैं समझाऊंगा तुम्हें आगे, आखिरी में आएगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है, एक दूसरे से ये सब कुछ पूछ सकते हैं, एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, बाउंड होते हैं एक दूसरे से। हाँ, बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है या उनमें से कोई भी सबके लिए काम कर सकता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसके पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक ही है, वो दोनों आपस में अलग अलग नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है वो। देखा जाए तो राइट ऑफ ए पर्सन, राइट क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होगा बांटा जाएगा। राइट टू टेक कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और एक दूसरे से वो कंसल्ट करने का उन्हें राइट है, बुक इंस्पेक्ट करने का और कॉपी लेने का राइट है उन्हें। अगर राइट टू डिसअलाउ, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो उसे रोकने का अधिकार है उनके पास। और जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की, वो जॉइंट ऑनर होते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के। इसके बाद इफ अ पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे अगर कोई भी रेट डिसाइड नहीं हुआ है तो वो रेट होने वाला है 6%। इफ अ partner incur expenses make payment behalf of the firm, he has a right to indemnified by the firm। अगर कोई भी पार्टनर एक्सपेंसेस करता है तो फर्म उसे क्या करेगी, इंडेमनीफाइड करेगी। जैसे कि एक पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसने कुछ एक्सपेंसेस करे हैं रेंट और सैलरी से रिलेटेड, तो इन दोनों को, ये जो दोनों एक्सपेंसेस हैं वो करे किसने, ए ने एक्सपेंसेस कर दिए, तो जो फर्म है उसे बाद में ए को पैसे देने पड़ेंगे, इंडेमनीफाइड करना पड़ेगा। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। एक बार एलएलपी देखते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था एलएलपी। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया came into existence with the enactment of LLP Act 2000 Act। ये याद रखना है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो अलग है और जो पार्टनरशिप है हमारी वो अलग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे अभी। और ये कहता है, सबसे फर्स्ट देखते हैं नेचर। ए एलएलपी इज बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इनकॉर्पोरेटेड इस एक्ट के अंदर बनी हुई है 2008 के अंदर। ये लेकिन इसके पार्टनर्स से अलग होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई ये। इसके पार्टनर अलग हैं, उनके ऊपर अलग केस किया जाएगा, फॉर्म के ऊपर अलग केस होता है। ए एलएलपी, इसके जो पार्टनर है फॉर्म के, वो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस कर सकते हैं अलग से, और जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो अपने पार्टनर पर केस कर सकती है, लेकिन उस वाले में नहीं होगा अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर।
ये LLP शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, इसके जो पार्टनर है उनके आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की डेथ हो या कोई नया पार्टनर आए कोई भी फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है। Any change in the partners of a LLP shall not affect the existence, right or liability of the LLP, कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। एनी पार्टनर चेंज, कोई भी पार्टनर अगर चेंज होता है तो जो LLP है उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसकी एग्जिस्टेंस में, उसकी जो राइट और लाइबिलिटी है एग्जिस्ट वैसे ही बने रहेंगे जैसे कि पहले होते थे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो भाई अप्लाई नहीं होता LLP के ऊपर। अब इसके बाद देखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस तुम्हारे क्या क्या है और पार्टनरशिप और LLP। एप्लीकेबल लॉ, सबसे पहले लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप पर? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP पर कौन सा होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑप्शनल होता है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और जो ये कंपलसरी किसका होता है? LLP का। ये हमारे छोटा सा टॉपिक है, बस इतना सा है, पूरी बुक में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा LLP के बारे में, बस ये डिफरेंस है। क्रिएशन, क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से आती है एग्जिस्टेंस में, जबकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है। क्या? LLP क्रिएटेड बाय लॉ होती है जबकि पार्टनरशिप होती है वो एग्रीमेंट से आती है। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, कि बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है बिकम अ पार्टनर है, जबकि बॉडी कॉर्पोरेट कैन इट्स पार्टनर, जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है मेंबर पार्टनर होती है वो इसकी। जैसे कि कोई कंपनी है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ए है, एक बी है, एक सी एंड कंपनी है। ये तो एक कंपनी है, जबकि ए और बी क्या है? पार्टनर है। तो जो नॉर्मल पार्टनरशिप होगी अपनी, उसके अंदर तो सिर्फ ये हो सकता है 1932 वाली के अंदर। जबकि अगर मैं LLP की बात करूं तो LLP के अंदर कंपनी भी LLP का पार्ट बन सकती है। तो इसके अंदर तो 3 मेंबर हो गए अगर मैं बात करूं, जबकि इसके अंदर कितने थे? 2, 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितने थे? 2 मेंबर, क्योंकि उसमें कंपनी पार्ट नहीं बन सकती, जबकि इसके अंदर बन सकती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, इसमें कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, इसमें पार्टनर के आने जाने का इफेक्ट पड़ता है। नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा, नई डीड बनती है, पुरानी वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। और इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी भी पार्टनर के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पार्टनर आए या कोई भी पार्टनर जाए। नंबर ऑफ पार्टनर, इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम 50। इसके अंदर मिनिमम LLP में कितने होंगे? 2, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है LLP के अंदर। ओनरशिप ऑफ असेट्स, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, द पार्टनर ओन द असेट्स ऑफ द फर्म। की फर्म की यहां पर ये चीज ध्यान से देखनी है, फर्म की यहां पर कोई भी असेट्स नहीं होती है अपनी। द पार्टनर्स ओन द असेट्स ऑफ द फर्म, पार्टनर जो होते हैं उनकी असेट्स होती है, जबकि यहां पर द LLP एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन असेट्स, उसकी खुद की असेट्स होती है यहां पर। जबकि यहां पर क्या था? पार्टनर्स की असेट्स थी, पार्टनरशिप फर्म की कोई भी असेट्स नहीं थी पार्टनरशिप के अंदर नॉर्मल में, जबकि LLP के अंदर उसकी खुद की असेट्स होती है। इसके बाद लायबिलिटी जो होती है अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अनलिमिटेड होती है और यहाँ पर लिमिटेड होती है। और कहाँ तक हो सकती है? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स LLP, जितना भी पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन कर रखा होगा वहां तक एक्सटेंड हो सकती है वो। एक बार दोबारा देख लो, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होता है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में पार्टनरशिप के अंदर, जबकि यहाँ पर LLP 2008। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यहाँ कंपलसरी है। एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, यहाँ पर लॉ के द्वारा क्रिएट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट कोई पार्टनर नहीं बन सकती, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है LLP के अंदर। कोई भी इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये, और इसके जो पार्टनर है
दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर अलग अलग होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर होता है, वो नहीं होता, जबकि यहाँ पर होता है परपेचुअल सक्सेशन। इसके पार्टनर्स के आने और जाने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। यहाँ मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओनरशिप ऑफ असेट्स, फर्म कैन नॉट ओन एनी असेट्स, द पार्टनर ओन द असेट्स ऑफ द फर्म। कि यहाँ पर जो असेट्स होती है वो पार्टनर्स की होती है, फर्म की नहीं होती है। यहाँ पर जो असेट्स होती है वो एलएलपी की होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। और लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पर अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। पार्टनरशिप डीड जो हमारी होती है उसके अंदर फर्स्ट तो तुम्हें ये याद रखना है भाई, ये ऑरल और रिटर्न हो सकती है। रिटर्न होने का बेनिफिट ये होता है कि फ्यूचर में जाके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई भी डिस्प्यूट नहीं होंगे तुम्हारे बीच में। बेस्ट कोर्स ऑफ द रिटर्न, अगर रिटर्न है तो दोनों के द्वारा साइन, जितने भी पार्टनर होंगे सब उसके ऊपर साइन करेंगे। और पार्टनरशिप डीड को किस नाम से और बुलाते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप होती डीड होती है वो क्या होती है? एक एग्रीमेंट। इसमें नॉर्मल हम देखने वाले हैं अब कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर जो पार्टनरशिप डीड होती है हमारे नेम होता है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का नाम होगा, एड्रेस होगा, पार्टनर का नाम होगा, एड्रेस होगा, नेचर होगा कि भाई किस बिजनेस के अंदर डील करते हैं ये, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि सारे पार्टनर कितने कैपिटल लगा रहे हैं, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग दोनों आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखा होगा। ड्रॉइंग, पार्टनर कितनी ड्रॉइंग निकाल सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर उन्होंने कोई ड्राइंग निकाली हुई है तो उसके ऊपर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे ये भी लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है लिखा होगा कि अगर प्रॉफिट जो भी होगा फर्म का वो किस रेशियो के अंदर बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट आपस में कैसे करेंगे। अगर 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो तीनों में प्रॉफिट बटेगा तो कैसे बटेगा, इस टाइप से। सैलरी जो होगी पार्टनर को किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी। गुडविल का हम वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड हमें क्या लेना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च लेना है हमें, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेना है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉर्म्स की मेथड हमें किस बेसिस अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं, जैसे कि एक्रूल बेसिस हमने पढ़ा था और एक हमने कैश बेसिस देखा था। कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती थी, जबकि एक्रूल के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड की जाती थी। तुम मेथड डिसाइड करोगे कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करोगे। नॉर्मली जो यूज होता है वो एक्रूल बेसिस होता है मोस्टली जगह, हर जगह बोला जाए तो। ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। अगर ऑडिट कराना है तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा ऑडिटर का। पार्टनरशिप फॉर्म किस डेट को स्टार्ट हुई है, कितने सालों तक स्टार्ट रखोगे पार्टनरशिप फॉर्म को। बैंक अकाउंट जो ओपन होगा वो पार्टनर्स के नाम से होगा या पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से होगा। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, के एडमिशन किसी भी पार्टनर का करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल हैं ये भी तुम बना सकते हो। रूल टू बी फॉलोड व्हाइल सेटलिंग द अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ होती है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पर कितने पैसे की पेमेंट करनी है तुम्हें और कैसे कैलकुलेशन की जाएगी उसकी, ये सब कुछ भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होता है। और अगर लिखा होता है तो अगर फ्यूचर में तुम्हारे बीच में कोई डिस्प्यूट होते हैं तो आर्बिट्रेरी का जो अपॉइंटमेंट करना है तुम्हें कैसे करोगे। ये कोर्ट अपॉइंट करता है, एक कॉर्पोरेट लॉयर होता है ये। इंपोर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डेट बनाने की वो देखते हैं हम। मैंडेटरी नहीं होती भाई, ये हर किसी को बनानी जरूरी नहीं होती। बनाने का बेनिफिट क्या है, राइट हर किसी को पता है, अपनी ड्यूटीज पता है, लाइबिलिटीज पता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी वो अवॉइड हो जाती है, वो होंगी नहीं। और जो ये अपना होता है इजीली रीडेबल होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर में भी सेटल इजीली। अगर तुमने अच्छा खासा बना रखा है कि कोई पागल से पागल इंसान भी इसे आसानी से समझ सकता है तो तुम्हारा बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं होंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब। तो सबसे फर्स्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा बहुत। हमारा क्या होता था कि हमने 11th क्लास के अंदर क्या क्या सीखा था। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या होता था 11th क्लास के अंदर,
जो सोल ट्रेडर के होते थे अकाउंट्स, क्योंकि अकेला इंसान जब बिजनेस करता था तो सारा प्रॉफिट उसी का होता था। तो एक हम बनाया करते थे 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाया करते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाया करते थे हम बैलेंस शीट। जबकि अब 12th क्लास में सोल ट्रेडर तो है नहीं, अब है भाई पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस टाइम पर अब क्या क्या बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक बनता है हमारा, एक P&L बनेगा जो सेम हमारा 11th क्लास में बनता था। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, एक अपने यहाँ बनेगा कैपिटल अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। ये जो प्रोसेस है नॉर्मल प्रोसेस है जो कि होनी होती है। ये अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर इनमें से बस इस चैप्टर के अंदर जो कवर होने वाला है ये दो कवर होंगे, और ये हम 11th में सीख चुके हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी मेरे को ये समझ नहीं आया। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये भी सेम सा देखने में लगता है, बट इसमें एप्रोप्रिएशन जोड़ दिया है। तो अब सुनो, जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी होती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख देते थे। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, बोला जाए तो जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जो उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, या उन्हें जो कमीशन मिल रही है, या उन्हें सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए बनाया जाता है ये। और यहां पर ही जो भी प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है उसे हर किसी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हर किसी पार्टनर में प्रॉफिट को बांटते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। तो भाई ये था जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम, यहां पर तो सारा प्रॉफिट किसका था, इसका था, सोल ट्रेडर का, क्योंकि अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है। जबकि अब जब एप्रोप्रिएशन आ गया है हमारे पास तो अकेला इंसान तो बिजनेस कर नहीं रहा है, कम से कम 2-3 तो पार्टनर होंगे, तो जो प्रॉफिट भी होगा तो वो उनके अंदर बटेगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे कि हर किसी पार्टनर की कैपिटल आती है, और जो भी उन्होंने कमीशन, जो भी उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, कमीशन मिली है या सैलरी मिली है, वो सब कुछ लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो एक बार मैं तुम्हें एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे सामने। सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी भाई किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। टू कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो इंटरेस्ट है पार्टनर की कैपिटल के ऊपर है। अगर कोई रिजर्व बनाते हो वो आएगा यहां पर। और हमारा हमेशा वाला रूल, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है वो ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहां पर आ चुका है क्रेडिट साइड में। बाय ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी ए और बी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगी वो आ चुकी है। इसके बाद जर्नल एंड, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर से रिलेटेड हो गए हमारे वो सारे एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे। टू रिजर्व, टू प्रॉफिट, जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं, और किस अकाउंट के अंदर जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी। तो ये हमें याद रखना है। तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हें याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तक
आगे मैं तुम्हें स्टार्ट कराने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे कैपिटल अकाउंट और इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कैसे बनते हैं। चलो आज ही देख लेते हैं।